आज के मुख्य समाचार। समर सीजन में शिमला पर्यटकों से गुलजार। मंडी के मेयर और डिप्टी मेयर को जयराम ठाकुर ने दी बधाई। बिंदल का सुक्खू सरकार पर हमला। चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे तह बाजारी, डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। शिमला पुलिस ने ध्वस्त किया अंतरराज्य चिट्टा तस्करी नेटवर्क। हिमाचल में अगले कई दिन भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कथित राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और विशेष हवन में भाग लिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जनता के धन और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अन्याय हुआ है तथा भगवान श्री राम से चंदा चोरों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई है। सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के साथ पैदल है शिमला स्थित राम मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की तथा प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और विकास की कामना की। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने विशेष हवन में भाग लिया और कथित चंदा चोरी के विरोध में अपना प्रतिरोध दर्ज करवाया। कांग्रेस पार्टी इन दिनों कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भी शिमला में धार्मिक आस्था के प्रति राम मंदिर से अपने विरोध का संदेश देने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य और पारदर्शिता की रक्षा का अभियान है। पार्टी का आरोप है कि राजनीतिक चंदे से जुड़े मामलों में जनता के साथ अन्याय हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। राम मंदिर में पूजा अर्चना और हवन के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री राम से यही प्रार्थना है कि चंदा चोरों को सद्बुद्धि दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सत्य और पारदर्शी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को राजनीतिक चंदे से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। राम मंदिर की जब स्थापना होने जा रही थी उस समय मैं विधायक था। मेरे पास कार्यकर्ता आए और कहा कि चंदा दो। मैंने अपनी श्रद्धा से सेरा रेस्ट हाउस में वह चंदा दिया। उसके बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था पूरे देश में आंदोलन की छुट्टी की। हमने हिमाचल प्रदेश में पूरे दिन की छुट्टी की इस उद्देश्य के साथ कि राम हमारे आराध्य हैं। राम भगवान के बताए हुए कदमों पर हमें चलना है। राम भगवान ने जो भी हम उनसे प्रेरणा ले सकते हैं हमारी सरकार ने उसको अपनाने की कोशिश की। आज हम इस बात के लिए आए जो
जो राम के असली भक्त है वो कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, जो पूरे दिन की छुट्टी देते हैं, जो चंदा देते हैं, क्योंकि राम भगवान का एक प्रमुख उद्देश्य ये था कि इंसानियत और इंसान ही की पूजा करनी। जब हमें इस सृष्टि में जन्म हुआ, जन्म के समय जब हम बड़े होते हैं, युवावस्था में पहुंचते हैं, हिंदू संस्कृति में इसका जाता है कि सबका सम्मान करो, सबको अपनाओ। और इस प्रदेश की संस्कृति जिसने कई धर्मों को जन्म दिया, हिंदू धर्म का उदय यहाँ हुआ, बुद्ध धर्म का उदय यहाँ हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ यहाँ हुआ, ये सब चीज़ें हिंदू धर्म की संस्कृति से निकली। तो भारतीय जनता पार्टी के मंदिर के उद्घाटन के बाद जिस प्रकार से लाखों लोगों ने वहाँ अपनी श्रद्धा, चाहे वो गहनों के रूप में अर्पित किए, चाहे जेवरात के रूप में अर्पित किए, चाहे पैसे के रूप में अर्पित किए। गरीब से गरीब आदमी भी जो हिंदू धर्म में विश्वास रखता है, 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा देता है, करोड़ रुपए तक का चंदा देता है। क्यों देता है? कि भगवान राम के चरणों में हमें ये चंदा दे रहे हैं, मेरी क्षमता इतनी है, मैं इस क्षमता से दे रहा हूँ ताकि भगवान राम ने जो हमें रास्ता दिखाया उसको अपनाए। लेकिन क्या चंदा चोर वहाँ बैठे हैं जो धर्म के नाम पर लोगों की आस्थाओं को चोरी कर रहे हैं? ये पैसे की चोरी नहीं है, ये आस्था की चोरी है। और जहाँ आस्था की चोरी होती है वहाँ हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान के सभी नागरिक उठ खड़े होते हैं। एक भावनात्मक मुद्दा है। हमारी कैबिनेट ने आज ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चंदा चोरों को, जिन्होंने भी वहाँ चंदा चोरी किया है, कार्यकर्ताओं ने, उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान राम के चरणों में जाकर हमने ये आज प्रार्थना की है और भगवान राम मंदिर में आकर हमने ये मांगा है कि ये भगवान, ऐसे लोग जो राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक चंदा इकट्ठा करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। कानून प्रक्रिया अपनी है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर राम मंदिर का कोई पहला श्रेय किसी को जाना चाहिए तो राजीव गांधी जी को जाना चाहिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोला था। सब में भावना है। हम राम भगवान के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अभी हम पवन सुत हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे और बोलेंगे संकट मोचक हनुमान मंदिर में जाकर कि भगवान, ये जो राम के नाम पर जो लोग चंदा, जितने कैबिनेट मिनिस्टर और MLA यहाँ थे उनके साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सबकी ये आस्था है। सब कैबिनेट मिनिस्टर, हम सब लोग हिंदू संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं, इंसानियत की पूजा करने वाले लोग हैं, सब धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक का सम्मान करने वाले हम लोग हैं। ये हमारी हिंदू संस्कृति बताती है। नगर निगम मंडी को नया नेतृत्व मिल गया है। सुमन ठाकुर को नगर निगम मंडी का नया मेयर, जितेंद्र शर्मा को डिप्टी मेयर चुना गया है। दोनों के निर्वाचन के बाद नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों जनप्रतिनिधि शहर के विकास, बेहतर नागरिक सुविधाओं और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम मंडी में अब तक जितने भी मेयर चुने गए हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। उन्होंने इसे भाजपा के प्रति मंडी की जनता के निरंतर विश्वास और समर्थन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि नगर निगम के गठन के बाद से शहर की जनता ने लगातार भाजपा की विकास नीति पर भरोसा जताया है और यह सिलसिला इस बार भी कायम रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनावों में प्रदेश भर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन दिया है। इन चुनावों के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और जन कल्याण की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि पंचायतों से लेकर नगर निकायों तक भाजपा को जनता का भरपूर आशीर्वाद और बहुमत मिला है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि है और भाजपा इस जनादेश का सम्मान करती है। जैसा कि
माननीय सांसद जो हमारे इस मंडी नगर निगम के चुनाव के पर्यवेक्षक प्रभारी के रूप में यहाँ पर आए थे, डॉक्टर सिकंदर जी, और इनके साथ में पर्यवेक्षक के नाते पायल जी की भी ड्यूटी साथ में थी, और हमारे साथ सभी सम्मानीय विधायकगण अनिल जी, पूरन जी, गांधी जी, और नगर निगम की मेयर के नाते सुमन जी और डिप्टी मेयर के नाते जितेंद्र जी, जिला के हमारे अध्यक्ष ध्यानचंद शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं सुमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं मेयर बनने पर, और जितेंद्र जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं डिप्टी मेयर बनने पर। एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात, लंबी प्रक्रिया जिसमें वक्त बहुत ज़्यादा लग गया, मंडी में नगर निगम की चुनाव की प्रक्रिया को आज हमने संपन्न होते देखा। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि मंडी की जनता ने बहुत बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पहले भी दर्शाया है और अब के इस नगर निगम के चुनाव में दिखाया है। जब से मंडी में नगर निगम बनी है तब से लेकर के अब की बार तीसरे मेयर के रूप में सुमन जी हम कार्यभार संभालेंगी, लेकिन प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि तीनों के तीनों मेयर अभी तक जो मंडी नगर निगम के अंतर्गत जो चुने गए वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। हिमाचल प्रदेश में अभी नगर निगम के चुनाव, नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए आजकल प्रक्रिया में है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बहुमत, बहुत बड़ा जन समर्थन अब की बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आज नगर निगम के चारों कॉरपोरेशन के चुनाव निर्धारित हुए थे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, जिसमें मंडी में आज ये चुनाव संपन्न हुआ और उसके साथ साथ में पालमपुर में संपन्न हुआ। धर्मशाला और सोलन में कोरम की कमी के कारण अभी चुनाव संपन्न नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के आप सबके बीच में इतना जरूर कहना है कि बहुत बुरी तरह से सरकार की ओर से प्रयत्न हुए इन चुनावों की सारी प्रक्रिया को प्रभावित करने का। आज भी हम सुबह से बात कर रहे थे कि जितना लंबा ये चुनाव को इसका स्पैन जो रखा गया, इतनी आवश्यकता नहीं थी। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, चुनाव का परिणाम निकला, चुनाव प्रक्रिया समाप्त करके जो है काम में जुटना चाहिए ताकि विकास के कार्यों में विलंब ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से प्रयत्न किया कि चुनाव हो गए हैं लेकिन परिणाम सरकार के अनुकूल नहीं आए, उनके पक्ष में नहीं गए, इसलिए मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव को विलंब किया जाए, जिला परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव को विलंब किया जाए, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के चुनाव को, नगर परिषद के चुनाव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव को विलंब किया जाए, ऐसे प्रयत्न किया गया। लेकिन उससे सारा कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार जो लोकतंत्र का फैसला आया उसका सम्मान करना चाहिए और सम्मान के साथ उसको पूरा करने की दिशा में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था। मैं यही कहूंगा, मंडी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा व्यक्त किया है और पूरे प्रदेश की जनता ने भी भरोसा व्यक्त किया है। उसके लिए मैं मंडी के जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नए मेयर और डिप्टी मेयर को शुभकामनाएं देता हूं। वो अगला काम जिम्मेवारी के साथ पूरा करेंगे, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खासतौर से हमारे माननीय विधायक अनिल शर्मा जी, गांधी जी, पूरन जी और सभी हमारे चुने हुए विधायक यहाँ के जितने भी हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता, पार्टी के सब वरिष्ठ नेताओं का भी
उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव को जितवाने में, चुनाव को लड़ने में उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अब आगे मिलकर के सब लोग हम काम करेंगे और आज की इस चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए ऑब्जर्वर के नाते, जो हमारे पर्यवेक्षक के नाते खासतौर से सिकंदर जी आए हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। और पायल जी इनके साथ में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए यहाँ पर आई, उनका भी धन्यवाद करता हूं। सभी नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के साथ नए मेयर, डिप्टी मेयर को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में आगामी दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, जल भराव, यातायात प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने तथा प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। IMD शिमला के अनुसार मंगलवार को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वहीं बिलासपुर और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि ऑरेंज अलर्ट का अर्थ है कि मौसम की स्थिति गंभीर हो सकती है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 8 से 10 जुलाई के बीच मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 12 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। बारिश के साथ प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज, चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी बताई गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तेज हवाओं का प्रभाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को विशेष सतर्क रहने की सलाह भी दे दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा भी दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, निचले इलाकों में जल भराव, पहाड़ी सड़कों पर फिसलन और यातायात बाधित होने की आशंका जताई है। विशेष रूप से पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि लगातार बारिश से सड़कें क्षतिग्रस्त होने और मलबा गिरने की घटनाएं हो सकती है। मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान नदी, नालों और खेतों के आसपास जाने से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े न हों। यात्रियों और पर्यटकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले मौसम का ताज़ा पूर्वानुमान और सड़क मार्गों की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। राजधानी शिमला में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब लोअर बाजार क्षेत्र के तह बाजारियों को हटाने की प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में बड़ी संख्या में रेहड़ी फड़ी और तह बाजारी करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारियों ने CTU चौक पर एकत्र होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और बाद में अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी तह बाजारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम बिना किसी स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें वर्षों पुराने स्थानों से हटाने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर उनकी आजीविका पर हमला है और इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धरने में शामिल तह बाजारियों का कहना है कि वे लंबे समय से लोअर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। कई परिवारों के आय का एकमात्र स्रोत यही व्यवसाय है। ऐसे में यदि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक स्थान से हटा दिया जाता है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे शहर के विकास या प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी मांग है कि पहले उन्हें कारोबार के लिए उपयुक्त और स्थायी स्थान उपलब्ध करवाया जाए, इसके बाद ही किसी प्रकार के हटाने की कार्यवाही की जाए। तह बाजारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नगर निगम आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय सीधे कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया।
धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन को गरीब और छोटे व्यापारियों की स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई अन्य रोजगार नहीं है, उन्हें अचानक हटाने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि तहबाजारी से जुड़े अधिकांश लोग सीमित आय वाले परिवारों से आते हैं। रोजाना होने वाली कमाई ही उनके घरों का खर्च चलाता है। यदि उन्हें कारोबार से वंचित कर दिया जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण पोषण और अन्य आवश्यक खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम को शहर में ऐसे स्थान चयनित करने चाहिए जहां वे व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय जारी रख सके। चलेगा तो क्या हम भूखे मरे क्या? हम रोज कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे? इसके लिए क्या करना है? लड़ना है, लड़ना है बस, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। आज भी यहाँ पे लेट जाएंगे हम, हमारा फैसला नहीं करेंगे। आज भी यही सोएंगे, आप बोल लो चाहे वो बोले, आज भी बिस्तर यही लगा देंगे हम। जरूरत पड़ी तो और भी बिस्तर लग जाएंगे। हाँ, लग जाएंगे, सही बात। मगर ये कम नहीं होगा, इसलिए हमारे को इकट्ठे होना पड़ेगा। रोकते हैं तो दुकानदार रोकते हैं, क्यों? हम नहीं भाई, हम डरते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम सड़क पे बैठे, हमारी रोजी रोटी तो यहाँ है। 3 महीने हम क्या करते हैं बरसात में? किसी ने बोनी कर लिया, नहीं तो भूखा जा रहा है घर। यही है, कुछ और है तो बताओ। यही है, होता है, बारिश में नहीं होता है काम। बारिश में फिर 4 महीने बर्फ पे आ गए, फिर बर्फ पे आ जाएंगे। 2-3 महीने काम करते हैं, वो भी जीने नहीं दे रहे। फिर कैसे चलेगा ये? तो क्या हम भूखे मरे क्या? हम रोज कहाँ जाएंगे? इसके हमारे लिए- बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सुनो बुजुर्ग आदमी कहाँ जाएंगे? नाम दर्शन लाल है, मैं तहबाजारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और ये जो नगर निगम है, ये ऐसे उलझाया हुआ है हमारे लोगों को कि कभी ये बैंडिंग जोन कर देता है, कभी नो बैंडिंग जोन कर देता है। पता नहीं क्या है, ये मंशा क्या है इनकी। तो हमारा यही है कि ये हमारे लोग सालों सदियों से बैठे हुए हैं जहाँ पे, तो हम यही कहने आए हैं कि इनको वहीं पे ही आप लोग बसाया जाए। और जहाँ आप जगह दे रहे हैं वो बैंडिंग जोन इन्होंने बनाया है, लेकिन वहाँ पे आप ही सोचो कि वहाँ क्या काम चलेगा इन लोगों का। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और नगर निगम से भी, इन लोगों को ज़्यादा तंग ना किया जाए। और अगर किसी को वो उठाना भी है तो अगर जहाँ ज़्यादा टाइट जगह है वहाँ पे थोड़ी खुली जगह दे तो वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह बिठा रहे हैं कि जहाँ पे इनका काम ही नहीं चलेगा। क्या करेंगे बेचारे, इनके भी बाल बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और किराए के मकान है, कहाँ से खर्चा करेंगे। अभी आप देखो जो तिब्बती मार्केट बसी हुई है वो सारे रो रहे हैं, उनका बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। आधी दुकानें तो बंद है, वो आधी दुकानें बंद कर दी है उन लोगों ने। तो ये भी लोग फिर ऐसे जाएंगे, 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, फिर बेचारे को उठना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ये लोग? तो फिर चोरी चकारी करेंगे, इन्हीं के जेबें काटेंगे। तो इसलिए हमारी नगर निगम और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको वहीं पे बिठाया जाए और इनको ज़्यादा तंग ना किया जाए। ये हाई कोर्ट का हवाला देते हैं, सारा मिला जुला है, तो हाई कोर्ट की हम कदर करते हैं। हाई कोर्ट ये नहीं कहता कि इनको ऐसी जगह बसाओ कि इनका काम जहाँ ना चलता हो। ये तो अपनी मर्जी से सारा इन्होंने खेल रचाया हुआ है, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा ये ना होता तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा और कंटिन्यू होगा। कुछ आजीविका भवन जो है उसके ऊपर जो टेरेस है उस पर इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हैं। तो आप ही देखो कि उधर से निकलोगे तो कोई आपको आदमी दिखेगा नहीं, तो खरीदेगा कौन वहाँ पे? तो कुछ तो बज्जी हाउस है जो संजौली और IGMC के बीच में है, वहाँ पे कौन आएगा? तो कुछ ऐसा सामान लोगों के पास है कि जो बाजार में बिक सकता है, तो वहाँ तो बिकेगा नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि देखो जी, कहीं पे भी आप चले जाओ, बाजार में ही तहबाजारी लगती है। चाहे कोई भी शहर देख लो, आप भी घूमे होंगे, तो हर शहर में तहबाजारी लगती है। तो कोई ऐसा तंग नहीं किया जाता। हाँ, तंग उसको करो जिसके पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई नया है, कोई नया बैठ रहा है। ये तो हमारे सालों पुराने लोग हैं, इनके पास वेंडर कार्ड हैं और 2014 का कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसके मुताबिक तो कोई काम नहीं कर रहे हैं ये। तो ये अपनी बातें झाड़ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है उसको लागू करो और जो बिल्कुल जायज जगह है वहाँ पे बिठाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और जनता के जनादेश का सम्मान न करने का आरोप लगाया। संगठनात्मक जिला महासू के प्रशिक्षण महाअभियान के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा इसे सफल नहीं होने देगी। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के चुनाव टालने के लिए कांग्रेस
कांग्रेस सरकार ने हर संभव प्रयास किए। उनके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी चुनाव करवाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया आने के 1.5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिला परिषदों, पंचायत समितियों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और नगर निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव लंबित रखे गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्ता के दुरुपयोग, नियमों में बार बार बदलाव और कथित हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए भाजपा समर्पित जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनता के जनादेश को बदला जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली को देख रही है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका लोकतांत्रिक जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और हर वर्ग में निराशा का माहौल है। कांग्रेस की वर्तमान प्रदेश की सरकार जो सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, उसने लोकतंत्र हत्या की सारी सीमाएं पार कर दी है। पंचायती राज, नगर निकाय चुनाव ना हो, इसके लिए भरसक प्रयास किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो गए। आज 1.5 महीना हो गया। जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कॉरपोरेशंस के मेयर और डिप्टी मेयर, इनके चुनाव को लंबित करते करते लंबा समय हो गया। तोड़फोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति और लगातार एक के बाद एक नियमावली में परिवर्तन, चलते हुए चुनाव के बीच में नए नए नोटिफिकेशन करना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पार्षदों को, प्रधानों को, उप प्रधानों को, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर्स को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यह निंदनीय है और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में देने वाली है। आज शिमला जिला का प्रवास और महासू के क्षेत्र के अंदर सड़कों पे प्रवास करते समय सड़कों की जो दुर्दशा है उसके बयान करना बड़ा कठिन है। 4 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को, बड़े बड़े मंत्री इस क्षेत्र के अंदर हैं, परंतु सड़कों के गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये आइडेंटिफाई करना कठिन है। बागवान परेशान है। 150 करोड़ रुपए की बागवानों की देनदारी सरकार की आज तक नहीं दी गई है। हर रोज नए नियम निकालते हैं। इस बार के लिए नया नियम निकाल दिया कि सेब की केवल 100 बोरियां जो है एचपीएमसी लेगी। इस बार तो सेब ही पैदा नहीं हो रहा है। 25%, 30% भी बमुश्किल फसल है, परंतु सरकार उस पर भी शिकंजा कसने के ऊपर लगी है। पिछली बार की देनदारियां नहीं दी है। सेब की खरीद के अंदर परेशानियां पैदा करना, सेब के लिए एंटी हेलनट जो अत्यंत आवश्यक चीज है उसकी सब्सिडी को समाप्त कर दिया है। बाकी भी जितनी बागवानों की उपयोग की चीजें हैं उसकी सब्सिडी को समाप्त कर दिया। यानी किसान और बागवान, उसकी परेशानी की इंतहा, सड़कों का ठीक ना होना, आवागमन के साधनों का ठीक ना होना, सारी योजनाओं का पूरी तरह से बंद कर देना, संस्थानों का बंद कर देना लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार जिस तरह से बेरोजगारों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे सामने एचआरटीसी का मामला आया। एचआरटीसी के ड्राइवर, कंडक्टर, वहां के कर्मचारी लगातार पिछले 3 साल से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब वो अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ी तो बेरोजगारों को बोला आपको 1500 रुपया प्रतिदिन के ऊपर हम काम देंगे। भर्ती शुरू कर दी। ना उनको रखा
न कर्मचारियों को बेनिफिट्स दिए। यानी बेरोजगारों के साथ लगातार धोखा। कहां तो 1 लाख सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी वो देने की बात थी, कहां एक भी नौकरी नहीं दी गई है। 5 लाख रोजगार देने थे, रोजगार पूरी तरह से समाप्त हो गया। और बहनों के बारे में तो लगातार भद्दा मजाक किया जा रहा है। सोलन जिला में गए, कसौली विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके में जाकर के बोले जी हम कसौली जिला के लिए और इस गांव के लिए 1500 रुपए देने की घोषणा करते हैं। कसौली को जिला भी बना दिया और उसके किसी गांव के अंदर किसी को बोल दिया तेरे को 1500 रुपया मिलेगा। बोले हम अपनी घोषणा पूरी कर रहे हैं। बहनों के साथ भद्दा मजाक, किसानों बागवानों के साथ और अन्याय शोषण, इसी प्रकार से बेरोजगारों के साथ विकास की तालाबंदी। ये सरकार को जवाब दिया पंचायती राज चुनावों के अंदर, और उन चुनावों को येन केन प्रकारेण हाईजैक करने का षड्यंत्र प्रदेश की सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस वर्ष समर पर्यटन सीजन अपने चरम पर पहुंच गया है। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर पर्यटकों की आमद और अधिक बढ़ जाने से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के अलावा लोअर बाजार, मॉल रोड, रश मैदान, लक्कड़ बाजार, चर्च, आसपास के बाजारों में दिन भर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे भी बड़ी संख्या में पर्यटकों से भरे हुए हैं। शिमला पुलिस के अनुसार मई और जून के केवल 2 महीनों में ही करीब 18.5 लाख वाहनों ने शिमला में प्रवेश किया है। आंकड़ों के मुताबिक मई माह में लगभग 8.5 लाख वाहन, जबकि जून में अब तक करीब 10 लाख वाहन पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में वाहनों के आने से राजधानी की सड़कें लगातार व्यस्त बनी हुई है और ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इन दिनों शिमला का ऐतिहासिक लोअर बाजार पर्यटकों का सबसे पसंदीदा खरीदारी केंद्र बना हुआ है। सुबह से लेकर देर शाम तक बाजार में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटक ऊनी वस्त्र, हिमाचली टोपी, शॉल और हस्तशिल्प उत्पाद, समृद्ध चिन्ह और स्थानीय खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि बाजार पर्यटकों से पूरी तरह भरा हुआ है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस बार समर सीजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक अच्छा साबित हो रहा है। कारोबार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। शनिवार और रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटकों के शिमला पहुंचने से शहर के प्रवेश मार्गों में सुबह से लेकर ही शाम तक लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। वहीं रविवार शाम और सोमवार सुबह पर्यटकों की वापसी के दौरान शिमला के सोलन की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर वाहन रेंगते हुए भी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था लगातार यातायात को नियंत्रित करने में जुटे हुई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शिमला पुलिस ने इस बार पहले से ही विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया था। अपर शिमला, नारकंडा, रामपुर, किन्नौर जाने वाले वाहनों को शोगी से ही वाया महली होकर भेजा गया है ताकि शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या कम हो सके। इस व्यवस्था के तहत प्रतिदिन करीब 800 वाहन को वैकल्पिक मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न पार्किंग स्थलों का बेहतर प्रबंध भी किया गया है। पार्किंग स्थलों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित बनी रहे। जिन पार्किंग स्थलों में क्षमता पूरी हो गई है वहां वाहन चालकों को अन्य पार्किंग स्थलों की जानकारी दी जा रही है। शिमला पुलिस ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट जारी किए हैं। किन मार्गों पर अधिक भीड़ है, कहां जाम की स्थिति बनी हुई है और कौन से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है, इसकी जानकारी समय समय पर साझा की गई है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिल रही है। पुलिस और जिला प्रशासन पर्यटकों से निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की अपील भी कर रहे हैं। समर सीजन में पर्यटकों की भारी आमद से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी ऑपरेटर, स्थानीय दुकानदार और छोटे व्यवसायियों के कारोबार में अच्छी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। होटल संचालकों के अनुसार वीकेंड पे अधिकांश होटल पूरी तरह बुक हो चुके हैं, जबकि कई पर्यटकों को अग्रिम बुकिंग नहीं होने के कारण वैकल्पिक ठहरने की व्यवस्था करनी पड़ी। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह सुहावना बना रहा तो आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
शिमला पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि वे शहर में प्रवेश करने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी अवश्य लें, निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, वैकल्पिक मार्गों का पालन करें तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों और पर्यटकों के सहयोग से ही व्यस्त पर्यटन सीजन के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा जा सकता है। समर सीजन के चरम पर पहुंचे शिमला में आने वाले दिनों में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि पर्यटकों को सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा का अनुभव मिल सके। जिला शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करी नेटवर्क का खुलासा करते हुए गिरोह के कथित मास्टरमाइंड दीपक कुमार को भटिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 178 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद कर ली गई है। मामले की शुरुआत 20 जून को कलनोक स्थित एक होमस्टे में छापेमारी से हुई, जहां से पुलिस ने गोपाल कुमार के कब्जे से 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इसके बाद जांच के दौरान 23 जून को मोहाली से गुरु वचन उर्फ गुरु को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 162 ग्राम चिट्टा बरामद हो चुका है। आगे की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी भटिंडा निवासी दीपक कुमार के लिए कार्य करते थे, जो पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर 5 जुलाई को दीपक को भटिंडा से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि मोहाली में किराए के फ्लैट से चिट्टा की सप्लाई होती थी और शिमला में पूर्व निर्धारित स्थानों पर नशा पहुंचाया जाता था। पुलिस ने इस कार्यवाही के जरिए नशा तस्करी नेटवर्क के 3 परतों का पर्दाफाश करने का दावा किया है। मुख्य आरोपी दीपक कुमार के खिलाफ पंजाब में पहले से ही एनडीपीएस एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। उसे न्यायालय से 7 जुलाई 2026 तक पुलिस रिमांड पर भी लिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जिला शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 2 मामलों में बड़ी सफलता हासिल की गई है। पहले मामले में दिनांक 6 जुलाई 2026 को स्पेशल सेल शिमला की टीम द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति शोगी बैरियर क्षेत्र में एक वाहन में हेरोइन की खेप लेकर जा रहे हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका गया तथा स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वाहन से 242 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया। वाहन में सवार 3 व्यक्तियों की पहचान इंद्रदेव सिंह उर्फ दानू निवासी सुन्नी शिमला, मोती शर्मा निवासी न्यू शिमला तथा सूरज चौहान निवासी देवरिया उत्तर प्रदेश हाल निवासी कुमारसेन के रूप में हुई। तीनों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि मुख्य आरोपी इंद्रदेव सिंह उर्फ दानू एक आदतन नशा तस्कर है। उसके विरुद्ध पूर्व में भी 53 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से 9 मामले एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक कमर्शियल क्वांटिटी चरस जिसमें 3 किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी तथा हीरोइन के कुल मिलाकर 100 ग्राम से भी अधिक की तस्करी के मामले दर्ज हैं। इसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, एक्साइज एक्ट के अंतर्गत तथा चोरी से संबंधित मामले भी दर्ज पाए गए हैं। आरोपी को पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 3 माह के लिए डिटेन किया गया था तथा वह 21 जून 2026 को ही जेल से रिहा हुआ है। प्रारंभिक जांच के अनुसार वह सुन्नी, रामपुर, कुमारसेन तथा जिला शिमला के अन्य क्षेत्रों में सैकड़ों युवाओं को चिट्टा पहुंचाने का कार्य कर रहा था। आरोपी इंद्रदेव उर्फ दानू की गिरफ्तारी शिमला पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त है तथा डिटेन होने के बाद भी पुनः इसी कारोबार में संलिप्त पाया गया। युवाओं को नशे से बचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है तथा उनका पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। मामले में हर पहलू पर जांच जारी है। दूसरे मामले में दिनांक 20 जून 2026 को स्पेशल सेल शिमला द्वारा कनलोक स्थित एक होमस्टे में छापेमारी कर गोपाल कुमार निवासी भटिंडा के कब्जे से लगभग 16 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी तथा उसे गिरफ्तार किया गया था। मामले की आगामी जांच के आधार पर पुलिस ने बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए एक अन्य आरोपी गुरबचन उर्फ गुरु को दिनांक 23 जून 2026 को मोहाली पंजाब से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से लगभग 162 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी शिमला में चिट्टा आपूर्ति करने वाले एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा था,
इस प्रकार मामले में कुल 178 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पूरे नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से अन्वेषण जारी रखा गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि पूर्व में गिरफ्तार दोनों आरोपी गोपाल कुमार तथा गुरवचन बटिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ करनी बरार के लिए काम कर रहे थे, जो इस नेटवर्क का प्रमुख संचालक था। उक्त तथ्य सामने आने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तकनीकी एवं मानवीय सूचना तंत्र का उपयोग कर आरोपी की पहचान एवं उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, जिसके फलस्वरूप आरोपी दीपक कुमार उर्फ करनी बरार को दिनांक 5 जुलाई 2026 को बटिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि दीपक कुमार उर्फ करनी बरार एक संगठित एवं व्यापक चिट्टा तस्करी नेटवर्क संचालित करता था। उसने मोहाली में एक फ्लैट किराए पे रखा हुआ था, जहां से बटिंडा से चिट्टा लाकर रखा जाता था। इसके बाद गुरवचन उर्फ गुरु वहां से छोटी छोटी मात्रा में चिट्टा गोपाल कुमार को उपलब्ध कराता था। गोपाल कुमार शिमला के विभिन्न स्थानों पर पूर्व निर्धारित लोकेशनों पर चिट्टा रखा करता था, जबकि खरीदारों को उन स्थानों की जानकारी सीधे दीपक कुमार द्वारा दी जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में चिट्टा बेचने से प्राप्त धनराशि भी गोपाल एवं गुरुवचन द्वारा दीपक कुमार को स्थानांतरित की जाती थी। इस प्रकार पुलिस की वैज्ञानिक एवं सतत जांच के परिणाम से नशा तस्करी नेटवर्क की 3 परतों का सफलतापूर्वक खुलासा हो पाया तथा उन्हें प्रभावी ढंग से ध्वस्त किया गया है। जांच के दौरान यह पता चला कि मुख्य आरोपी दीपक उर्फ करनी बरार पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। पंजाब पुलिस से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार उसके पूर्व में भी 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक मामला एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत है, जिसमें 100 ग्राम से अधिक चिट्टा तस्करी करना पाया गया। इसके अतिरिक्त 354 आईपीसी तथा 188 आईपीसी के भी मामले उसके विरुद्ध दर्ज पाए गए। आरोपी दीपक को माननीय न्यायालय में पेश कर उसका 7 जुलाई 2026 तक का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। मामले में हर पहलू पर जांच जारी है। जिला शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध सप्लाई नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की नीति के तहत भविष्य में भी प्रभावी तरीके से काम करती रहेगी।